जय हिंद प्यारे बच्चों। जो आपकी आरपीएफ की डेट आ गई है, एग्जाम दिसंबर में है। आपके पास 2 महीने से भी कम का समय है, तो उस हिसाब से हमने ये स्टैटिक जीके का लेक्चर शुरू किया है और ये आरपीएफ में और रेलवे वाले एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन, इसमें जैसे डांस होते हैं, भारत का संक्षिप्त परिचय हो गया, राजधानी हो गई, करेंसी हो गई, इस ऐसे टॉपिक से संबंधित जो हमारा राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय भाषा, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के पर्पज से हमें ये क्लास स्टार्ट करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में इसका फ़ायदा भी होना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। भारत का संक्षिप्त परिचय। जो हमारा भारत है उसमें देश का नाम भारत है और संवैधानिक दृष्टि से भारत के साथ भारत दैट इज इंडिया, अर्थात इसका मतलब ये हो गया भारत का नाम इंडिया और भारत दोनों है। और देश के आजाद होने से पहले भारत को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे इसमें आपका आर्यव्रत आता है, जम्मू द्वीप आता है और हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब इसके नाम है। अब जब कोई देश है तो उसकी राजधानी होना भी स्वाभाविक है। तो वर्तमान में जो भारत की राजधानी है वो नई दिल्ली है। अब सवाल ये आता है कि ये राजधानी नई दिल्ली कब बनी? तो बच्चों ये राजधानी 1911 में घोषणा हुई और 1912 में राजधानी दिल्ली बन गई। क्या बन गई? दिल्ली। और 1933 में ये राजधानी नई दिल्ली बन गई। जब दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन आया है तो ये भी याद रखिए, जो नई दिल्ली है इसको बसाने वाला कौन व्यक्ति था। बसाने का इन द सेंस का मतलब है कि जो दिल्ली है उसको, उसका डिजाइन किसने किया। तो ये क्वेश्चन है इसका लुटियंस। तो कई बार हम ये भी लिख देते हैं इसे लुटियंस की दिल्ली, लुटियंस की दिल्ली। तो इसका मतलब हुआ कि दिल्ली का जो डिजाइनर था वो लुटियंस था और इसके नाम पर जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और बच्चों ये जो लुटियंस था, लुटियंस ये एक अंग्रेज था। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी है इसके साथ में, जो लुटियंस था ना, ये लिट्टन का दामाद था। यानी कि दिल्ली को जो बसाया, अंग्रेजों ने बसाया। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है उसे उस समय गवर्नर हाउस कहते थे, तो उसका नाम रखा गया। तो लिट्टन का दामाद कौन था? लुटियंस। तो राजधानी 1911 में घोषणा हो गई, 1912 में दिल्ली बन गई और 1933 में नई दिल्ली बन गई। 14 फरवरी इसकी डेट थी। अब अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो बच्चों ये जो राज्य हैं ये समय समय पर बदलते रहते हैं। आज वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अभी आपने सुना होगा, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जो लद्दाख और कश्मीर है, ये कभी एक स्टेट हुआ करते थे, राज्य, लेकिन बाद में इसको 2 डिवीजन कर दिया गया और दोनों को यूटी का दर्जा दे दिया गया। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी। अब सवाल आता है कि 28 और 8 कितने होते हैं? 36। तो भारत में टोटल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब उसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 भागों में डिवाइड है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो भारत की जो स्थिति है उत्तरी और वो पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। और जो ज्योमेट्रिकल आकार है उसका चतुष्कोणीय है। अब सवाल आता है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से है और उसको हम 2 रेखाओं में बांटते हैं। तो बच्चों ये हमारी भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर है और ये हमारी
ये भी हम कह सकते हैं 0 डिग्री पर है, यानी कि 12 बजे। ये ऊपर की साइड से है, तो इसे कहते हैं ग्रीनविच लाइन। तो यहां से जो हमारा ये जो पोर्शन है, ये तो हमारे लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं हिंदी में देशांतर, अर्थात दिशाओं का अंतर। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 360। 360 इनकी संख्या मानी गई है। जबकि जो अक्षांश है हमारे, अक्षांश का मतलब है ऐसे, यानी कि अगर हम ऐसे लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड का मतलब लेटे हुए और लॉन्गिट्यूड का मतलब लॉन्ग, लंबे, तो उसके हिसाब से हम जो नापते हैं, तो हमारा ये जो पोर्शन दिखा रखा है नीचे, इसमें अभी बताया था आपको, जैसे अक्षांश विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब तो ये एक तरीके से उत्तरी अक्षांश का जो पोर्शन करा गया है वो ऐसे नापा गया है। तो ऐसे ही हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी नापने। अब सपोज कीजिए, अब देशांतर विस्तार कैसा है हमारा? 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी देशांतर में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस का मतलब होता है जो लेटे हुए लैटिट्यूड, जिनको हम अक्षांश कहते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड, जिनको हम देशांतर कहते हैं। अब सवाल आता है किस लिए? तो बच्चों, जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जो समय है, सूरज तो एक ही है, चंद्रमा भी एक ही है और पृथ्वी भी एक ही है, तो पूरी पृथ्वी को जो समय की दृष्टि से मापा जाता है, तो हमने अपनी सुविधा के लिए इमेजिनरी लाइंस ले रखी हैं, और जो इससे हमारा ये पता लगता है कहाँ पर कितना बजेगा। और पृथ्वी 2 तरीके से मूवमेंट करती है, एक पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और एक पृथ्वी अपनी धुरी के घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो उससे समय का निर्धारण होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पर है। अब 82.5 डिग्री का मतलब क्या है? तो जैसे मान लिया, अगर हम इसको ऐसे देखें यहाँ, तो यहाँ पर 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से मैं मान लूँ यहाँ 30 डिग्री है, और यहाँ मान लूँ मैं 60 डिग्री है, और यहाँ मान लूँ मैं 90 डिग्री है, और यहाँ मान लूँ मैं 120 डिग्री, और यहाँ पर 150 डिग्री, और यहाँ पर उसके बाद 180 डिग्री आता है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात समझने की, इसको गोले को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं समझने के लिए। तो इस तरीके से जो भारत का समय है, भारत का समय यानी कि 90 से पहले और 60 के बाद पड़ता है, तो 82.5 डिग्री हमने यहाँ मान लिया। तो ऐसी स्थिति पर जो हमारा भारत पड़ता है वो एक तरीके से यहाँ पड़ता है, एक तरीके से ऐसा मान लीजिए ये भारत का हिस्सा है। तो जो ग्रीनविच टाइम है जो यहाँ पर नापा जाता है, तो यहाँ पर ग्रीनविच नाम की एक ऑब्जर्वेटरी है जो इंग्लैंड में पड़ती है। इंग्लैंड से मतलब है यहाँ पर लंदन। तो लंदन से जो हमारा समय है वो 5.5 घंटे आगे है, अर्थात समय जो है पूरब की तरफ को बढ़ता है और वेस्ट की तरफ को घटता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर भारत का मानक समय माना जाता है, जो प्रयागराज के जगह, प्रयागराज में नैनी नाम की एक जगह है, वहां पर एग्जैक्ट माना जाता है, और वो लंदन की जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है उससे सही 5.5 घंटे आगे होता है। अर्थात जो मानक समय पूरे वर्ल्ड का है उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से हम सारा समय काउंट करते हैं। हालांकि थोड़ा टॉपिक अलग है, इस समय का टॉपिक अलग समझाया जाएगा। उसके बाद आता है भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर। अर्थात अगर हम भारत की लंबाई की बात करें तो हमें मोटी मोटी चीजें क्या पता होनी चाहिए, जैसे मान लिया अगर समय ये पूछा जाए कि भाई भारत की जो लंबाई है वो कितनी बैठती है, तो बच्चों यहाँ याद रखने का क्वेश्चन है ये 3214 इसकी लंबाई बैठती है, जो एक तरीके से कन्याकुमारी से लेकर वो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ गुजरात से, तो गुजरात से जो ये अरुणाचल प्रदेश है जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई बैठती है इसकी 2933।
2,933 किलोमीटर और लंबाई बैठती है 3,214 किलोमीटर। ये तथ्य हमें किसी भी कीमत पर याद होने चाहिए। जैसे सपोज करो मैं ये कहूं कि भी मेरी सिर से लेके पैर तक की लंबाई कितनी है, ऐसे ही हमारा जो भारत है, जम्मू कश्मीर उसका सर है और नीचे तमिलनाडु कन्याकुमारी उसके पैर हैं। तो सर से लेकर पैर तक 3,214 यानी कि 32-14 किलोमीटर बैठती है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई बैठती है 2,933 किलोमीटर, जो यहाँ दे भी रखी है। उत्तर से दक्षिण तक 32-14 है और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। अब सवाल आता है भाई स्थलीय सीमा और एक तरीके से तटीय सीमा। अगर मैं कहूं कि भाई भारत है, तो भारत जो है वो दो तरीके से है। कैसे दो तरीके से? तो भाई देखो, ये जो भारत है यहां तक का, ये है पेनिनसुला इंडिया या एक तरीके से महाद्वीप प्रायद्वीपीय भारत। अरब सागर ये यहां पर एक तरीके से घिरा हुआ है पानी से, और ये है हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और ये जो है हमारा ये हमारा बंगाल की खाड़ी। अब जो बंगाल की खाड़ी है, एक तरीके से देखा जाए तो हम नीचे से तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। अब सवाल पूछा जा रहा है कि भारत दो तरीके से है। एक तो तटीय सीमा, तटीय सीमा का मतलब है जहां से उसका पानी आ रहा है, जहां तक उसका पानी है, तो उसकी लंबाई कितनी है, यानी कि उसकी किलोमीटर में डिस्टेंस कितनी है। दूसरा सवाल यह है कि जो उसकी स्थलीय सीमा है यहाँ से लेकर ये वाली कितनी है, या उसमें बांग्लादेश भी आ रहा है। तो याद रखने की बात है, जो स्थलीय सीमा है भारत की वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200। जबकि जो तटीय सीमा है ये बैठती है हमारी 75 7,516 किलोमीटर लगभग। तो यहाँ ये क्वेश्चन याद रखने का, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन याद रखने के, इसमें 5.5 जो घंटे आगे समय हमारा वो मानक समय से, यानी कि जो इंग्लैंड का जो समय माना जाता है उससे वहां तक का, कहाँ तक का? नैनी तक का। तो ऐसी स्थिति में उसकी ऊपर से नीचे तक लंबाई कितनी है ये भी हमने डिस्कस कर ली, इसकी चौड़ाई कितनी है ये भी डिस्कस कर लिया। तो चलो आगे चलते हैं। अब सवाल आता है भारत की जो जलवायु कैसी है। अब जलवायु कैसी है, आप छोटी क्लास तक पढ़ते आ रहे हो कि भारत की जो जलवायु है मानसून जलवायु है, मानसूनी। अब ये मानसूनी जलवायु का मतलब क्या है? भारत में 4 ऋतुएं हैं। जैसे आप देखते हो भाई सर्दी पड़ती है यहाँ, आप देखते हो यहाँ गर्मी पड़ती है, आप यहाँ देखते हो बरसात। तो जो बरसात ऋतु है या बसंत ऋतु से पहले, या मतलब ये जो वर्षा ऋतु है, इसमें 4 महीने अच्छी बारिश होती है, जून से लेकर सितंबर तक। तो जब जून से लेकर सितंबर तक अच्छी बारिश होती है तो मानसून आता है, तो उस समय उसी प्रकार की फसल भी उगाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पूरे साल बरसात ना होकर, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर पूरे साल बरसात होती है, यहाँ पर जो मौसम है 4 ऋतुओं में बटा हुआ है, तो यहाँ उसी समय जब बारिश होती है तो उसमें उस समय बारिश वाली ऐसी फसलें ज्यादा बोई जाती हैं जो ज्यादा पानी की डिमांड करती हैं। तो मानसूनी जलवायु समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पूरा भारत है जिससे बांग्लादेश भी अलग हो गया और पाकिस्तान भी अलग हो गया, तो भाई इसका जो टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल पड़ता है। अब सवाल यह है कि ये जो इतना क्षेत्रफल पड़ता है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है? अब देखो बच्चों, मात्र 2.4 यानी कि 2.5% से भी कम हिस्सा भारत के हिस्से में आ रहा है। अब ये बात मैं कम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरे एक तरीके से 7 महाद्वीप हैं और भारत आज दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.5% एरिया में हम रहते हैं, और वो अगर मैं गिनती की दृष्टि से बताऊं तो भारत 7वें स्थान पर आता है। अब कह रहा भी जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है? जो विश्व की टोटल जनसंख्या है, जो विश्व की टोटल जनसंख्या है, अगर मैं बात करूं कि जो टोटल जनसंख्या भारत की बैठती है, लगभग पूरे विश्व की संख्या 8 अरब से ऊपर है। और यहाँ जो आंकड़ा लिया गया है 1 अरब 21 करोड़ के हिसाब से,
आजकल वास्तव में 150 करोड़ के पास जनसंख्या जा रही है। तो यहाँ पर विश्व की जनसंख्या का टोटल हम 17.5% है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.5% और जनसंख्या की दृष्टि से 17.5%। और अगर मैं बात करूं कि नंबर के हिसाब से तो भारत 7वें नंबर पर है, और जबकि जनसंख्या में पहले नंबर पर। एक तरीके से सबसे ज्यादा जनसंख्या होना ये क्षेत्रफल और जनसंख्या का बैलेंस को बिगाड़ता है। तो ये थोड़ी सी स्थिति आदर्श नजर नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फिर वही, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। आज से कुछ साल पहले चाइना था, अब भारत पहले स्थान पर आ गया। अब सवाल यह है कि जो भारत है, भारत में जो जमीन है, पर्वत है, पठार है, पानी है, प्लेन है, वो कितने कितने परसेंट पे है? तो बच्चों यहाँ पर याद रखो 10-10.5% के आसपास 10.7 पर्वतीय क्षेत्र भारत में है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र जो है वो 18.6% है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो पर्वतीय पहाड़ी का मतलब क्या है? फिर भी पहाड़ी जो क्षेत्र माना जाता है वहां पर फिर भी बसावट होती है, जबकि यहाँ पर 10% क्या है हमारा? ये एक तरह से 11% से कुछ कम पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो 18.6%। जो पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र कितना है? 27-28 के बीच में पड़ता है। एक थोड़ा सा मोटा मोटा आंकड़ा याद रखिए। और जो भारत मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, तो मैदान कितना है भाई? 43% क्षेत्र पर यहाँ पर मैदान है। ये मैदानी एरिया है, ये एक तरीके से प्लेन जहां पर ज्यादातर लोग रह सकते हैं। अब जो भारत है हमारा पूरी पृथ्वी में, जो जैसे पूरी पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी को एक तरीके से भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर काटती है, तो उसके ऊपर कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। एक तरीके से आप देखें, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मकर रेखा। मकर रेखा तो 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है, 23.5 डिग्री साउथ पर ये झुकी हुई है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब यहाँ पर कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य आते हैं? अब देखो बच्चों, भारत के राज्यों का जो वर्गीकरण है वो आपको टिप्सों पर होना चाहिए। भाई कितने राज्य भारत के ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को टच करते हैं? एक तरीके से अगर डबल ट्रिपल भी टच कर रहे हैं तो लगभग 29 राज्य टच कर रहे हैं अगर मैं गिनती करूं। लेकिन 29 राज्य ऐसे नहीं है कि सारे अलग अलग हैं, उसमें ऐसे भी हैं जैसे मान लिया एक राज्य नेपाल को भी टच कर रहा है, भूटान को भी टच कर रहा है, पाकिस्तान को भी टच कर रहा है, इस तरीके से मतलब। तो यहाँ पर एक चीज देखने की है कि कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं। 8 राज्यों में क्या आता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इस पर शॉर्टकट भी है, मित्र पर घमचा झार, तो आप उससे भी याद कर लेंगे इसको। तो मतलब 8 राज्य कर्क रेखा पर पड़ते हैं जो भारत के, यानी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर झुकी हुई है उस पर 8 राज्य आ गए। अब सवाल यह आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? तो भाई देखो, टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इनका मैं वर्गीकरण करूं तो भाई 16 तो राज्य हैं और 2 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश, जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री वाले देशों को टच करते हैं। अब बच्चों याद रखना, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री वाले देश कितने? 7। भारत के चारों तरफ 7 देश ऐसे हैं जो भारत की बाउंड्री को टच करते हैं। और भारत के 18 राज्य, मतलब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये वो हैं जो उन 7 देशों को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। इसको भी याद करने का सिंपल बहुत तरीका है। अगर बात आएगी बड़े बड़े बंदरगाह कितने, तो भाई 13 की काउंट है। ये एक संक्षिप्त परिचय पढ़ रहे हैं भारत का। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है बच्चों। यहाँ राजभाषा हिंदी है। राजभाषा का मतलब हुआ किसी भी देश के कामकाज की भाषा, क्योंकि राजभाषा अलग है, राष्ट्रभाषा अलग है। और उसके बाद में राष्ट्रीय लिपि है। राष्ट्रीय लिपि मतलब देवनागरी, यानी कि जो हमारी हिंदी है अगर उसकी लिपि पूछी जाएगी तो भाई देवनागरी कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया? 7 देश ऐसे हैं जिनको हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। तो राष्ट्रीय नदी कौन सी होगी? गंगा। तो भाई राष्ट्रीय नदी कौन सी है, राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, राजभाषा कौन सी है, ये सब क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, अचानक
कुछ जो हमारी बहुत पुरानी विधि थी अंग्रेजों के जमाने में, जिसको कहा जाता था भारतीय दंड संहिता 1860। 1860 में 1860 में भारतीय दंड संहिता का निर्माण कराया। तो ये जो समय है ये अंग्रेजों का है, तो अंग्रेजों ने करवाया। अब हमारी भारत की सरकार ने भारतीय न्याय संहिता का नाम दे दिया है इसको, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BNS कह सकते हैं। B फॉर भारतीय, N फॉर न्याय और S फॉर संहिता। तो BNS इसमें 2023 में नया कानून बना दिया गया है, यानी कि इसका नाम दे दिया गया है ये, और इसमें 358 धाराएं होंगी। अभी ये नया नया चेंज हुआ, करंट का क्वेश्चन है, तो इसके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 में तैयार हुई थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको कहेंगे BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें 531 धाराएं, और जो 1872 में साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट बना था, उसको भी चेंज कर दिया गया और उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम जोड़ दिया गया, यानी भारतीय, इसे कह सकते हैं BSS शॉर्ट फॉर्म में। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो बीच में आए इसमें स्टैटिक जीके में, एक तरीके से इसमें जो परिवर्तन कर दिया गया है, जब ऐसी चीजों में परिवर्तन होता है तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कह रहा है देश में 3 नए कानून, ये कब से लागू हो गए भाई? 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। इसको आप याद रखिए, यानी कि 3 भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता हो गई, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई, साक्ष्य अधिनियम 1872 ये जब बन गया, तो तीनों कानून ये चेंज हो गए। अब जो चीजें आपको बिल्कुल टिप्सों पर याद होनी चाहिए वो क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ये देखो छोटी क्लास के बच्चों को भी याद होने चाहिए और बड़ों के भी याद होने चाहिए, कई बार भूल जाते हैं तो रिवीजन कर लेना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको हमने तिरंगा नाम दे रखा है। अब तिरंगा नाम क्यों दे रखा है? क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। अब 3 रंग कौन कौन से वो भी आएंगे इसमें। तो भाई 3 रंग, एक शांति का प्रतीक, हरा रंग प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक, भगवा देशभक्ति या बलिदान का प्रतीक। अब उसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। होते हैं ना एक नेशनल, एक तरीके से सेंटेंस जो हर भारतीय की जुबान पर रहता है, सत्यमेव जयते, तो सत्य की विजय होती है। और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया भाई? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद। और ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते वाक्य जो मुंडक उपनिषद से लिया गया। अगर बात करी जाएगी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना, तो भाई लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3 अनुपात लंबाई है और 2 अनुपात चौड़ाई है। तो जैसे एक ईंट का अनुपात होता है ऐसे इसका अनुपात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से कलर हो गए? केसरिया, सफेद और हरा रंग। अब देखो भाई, केसरिया किसका प्रतीक मान लिया इन्होंने? केसरिया मान लिया शक्ति का प्रतीक, सफेद मान लिया शांति का प्रतीक, और हरा रंग मान लिया समृद्धि का प्रतीक। तो हरा हरियाली से बना है, और केसरिया शक्ति ताकत का प्रतीक, और सफेद हो गया शांति का प्रतीक। सफेद कबूतर जानते होगे आप, जैसे नेहरू जी ने उड़ाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? अब देखो बच्चों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, अब उसमें कुल कितनी तीलियां हैं? अब अगर मैं आप ये देखूं तो ये भाई अशोक का जो स्तंभ है उससे लिया गया। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कितनी तीलियां? 24। इसमें 24 तीलियां हैं। लेकिन जो अशोक का ओरिजिनल राष्ट्रीय स्तंभ है उसमें कितनी थी? उसमें थी आपकी 32। तो 32 में से कितनी ले ली गई? 24। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो भाई 24 है। और उसमें जो ओरिजिनल थी उसमें कितनी थी? 32। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था जन गण मन। और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान भी लिखा और साथ साथ में बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा। जैसे हमारे यहाँ का जनगण है, वहां का है अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला। तो ये याद रखें आप। अब क्वेश्चन आता है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने में कितना समय लगता है? तो भाई उसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। अगर इसकी जगह होता, राष्ट्रीय गान की जगह राष्ट्रीय गीत होता तो उसको 65 सेकंड लगते। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन, 52 सेकंड इसको लगते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया?
तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया। और ये जो आपका राष्ट्रीय गीत है बच्चों, दोनों चीजों को याद रखना। अब देखो जैसे मान लिया राष्ट्रीय गान, भाई सबको पता है गान का मतलब क्या है, ये तो अक्सर स्कूलों में डेली होता है। राष्ट्रीय गान तो 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया। और राष्ट्रीय गीत ये भी याद रखें आप, जिसको गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकंड। और ये कौन सा हमारा राष्ट्रीय गीत, क्या, वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम है उसको गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड। और उसका नाम क्या है, वंदे मातरम। और ये भी 24 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। कौन सा, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आगे आपका वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये बंगाल के हैं। और जन गण मन के रचयिता जो हैं वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी बंगाल के हैं। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता, 1 मिनट 5 सेकंड, अर्थात 65 सेकंड। कितना, 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया, 1896 में, जब कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था, तो उसमें पहली बार ये गाया गया। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में भी सेम डेट है, दोनों की याद रखना, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान की है और 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत की है, दोनों की एक है। अब क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो भाई जो अशोक का जो सिंह स्तंभ है, जो शेर बने हुए हैं, वो हमारा क्या है, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अब बच्चों राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और राष्ट्रीय जो चिन्ह है हमारा वो क्या हो गया, हमारा अशोक का स्तंभ। तो ये याद रखने का क्वेश्चन है। अशोक का जो स्तंभ के नीचे एक शब्द आया सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो, ये थोड़ी देर पहले भी बच्चों क्वेश्चन आया था। इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से, जो हमारी 108 उपनिषद है उसमें मुंडक उपनिषद है। और मुंडक उपनिषद का मतलब यहाँ पर जो वेदों के बाद में लिखा गया, जिनका एक तरीके से जो कहते हैं ना वो दर्शन का विवेचन, जो दर्शन का विवेचन हुआ था, तो उससे ये शब्द लिया गया, सत्य की विजय होती है। अब जो सत्यमेव जयते है ये कौन सी लिपि में लिखा गया, तो भाई हिंदी की जो लिपि है वो हमारी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में फिर ये लिखा गया है। अब इसका अर्थ क्या है, सत्य की ही विजय होती है, ये आपको पता ही है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्यमेव जयते चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। तो बच्चों एक ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, लेकिन ये 26 जनवरी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से, तो 26 जनवरी 1950 को ये सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है ये अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर, ये आप जानते ही हो। और मोर को किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त है, यानी कि मोर की रक्षा की जाएगी, मोर को काटा नहीं जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वन्य जीव ये आपका जो संरक्षण अधिनियम है 1972 के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब बच्चों राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, और आपका राष्ट्रीय गान जनगण है, राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए हर किसी भी कीमत पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये आपको पता ही है, बाघ। बाघ ये इसका राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, जिसको पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भाई गंगा की जो गंगा वाली डॉल्फिन है ना, वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब बच्चों राष्ट्रीय पशु बता दिया तो बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है वो डॉल्फिन है, और राष्ट्रीय विरासत पशु वो हाथी है हमारा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन है भाई, कमल। ये तो आप जानते ही हैं, कमल जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान है, वो सॉरी विष्णु जी विराजमान है। तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्डन, इसका ये साइंटिफिक नाम है। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, भाई देखो आम के सीजन में सबको खाने को मिल जाता है। और ये जो आम है ना, ये तो हिंदी का शब्द है, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, आम्र। और एक आपने नाम सुना होगा आम्रपाली,
तो भाई जो आम्रपाली है ना, जो आम्रपाली जो 3000 साल पहले जो एक वैश्या थी, जो महात्मा बुद्ध के शरण में भी आई थी, तो उसका वो छोटी सी बच्ची थी, आम के नीचे मिली थी, तो उसका नाम इसलिए आम्रपाली पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भाई राष्ट्रीय विरासत कौन सा है? आपका हाथी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अब जब राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय मिठाई हो गई जलेबी, तो राष्ट्रीय जो वृक्ष है हमारा, भाई बरगद का पेड़ कह लो, वट का पेड़ कह लो, या फाइकस बैंथालोसिस कह दो। राष्ट्रीय पंचांग को कब व किसके द्वारा शुरू किया गया? अब बच्चों जैसे आप पढ़ते हो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इसी हिसाब से हमारा जो हिंदी कैलेंडर माना जाता है, जो राष्ट्रीय पंचांग में महीने लिए गए वो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ये माने जाते हैं। तो वो 78 एडी में चलाया, शकों को हराने के बाद कनिष्क ने चलाया। एक क्वेश्चन बहुत आता है भाई, शक संवत कब चला? तो 78 एडी में चला, और ये 22 मार्च को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये हमारा नया साल बैठता है, जिसका पहला नाम आता है हमारा चैत्र। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी के मंथ के हिसाब से पहला महीना कौन सा पड़ता है? चैत्र पड़ता है। भारत के शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है और हालांकि कॉमन भी है। अब ये आपकी लोकेशन आ गई जो हमने डिस्कस किया था। देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई है, लंबाई, वो बताया था आपको 32, 14, और यहां से लेकर यहां तक की जो ये चौड़ाई है, ये आपकी 29, 33, ये भी याद रखिए। और एक बात और याद रखो, ये जो टाइम है इसे बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। और जो नीचे हमारा साउथ सदर्न पॉइंट है जो यहां पड़ता है, ये पड़ता है बच्चों इंदिरा पॉइंट। दोनों में इंदिरा गांधी का नाम आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इंदिरा कोल, और इसे कहेंगे हम इंदिरा पॉइंट। अगर यहाँ पर गुजरात में पूछा जाएगा ये पोर्शन कौन सा, तो ये हमारी गौर माता, गौर माता। और अगर ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया, तो इसे कहते हैं बच्चों कीबिथू। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कीबिथू क्या है? तो कीबिथू क्या? ईस्ट में पाई जाने वाली जगह। और नीचे वाली जगह क्या हमारी पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। ऊपर क्या? इंदिरा कोल, और नीचे क्या? गौर माता। और कितने राज्य हैं भाई? 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 8 हमारे यूटी हैं। बड़े कॉमन से क्वेश्चन है, बदलाव होता रहता है। यहाँ हमारा अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, ये हमारी बे ऑफ बंगाल है। तो इसको भारत के मैप को तो ये कमरे पे लगा रहना चाहिए, आपके बार बार इस पर नजर पड़ती रहनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मान लिया अब ये पूरा मैप बना हुआ है, तो कितने देश ऐसे हैं बच्चों जो भारत की बाउंड्री को टच कर रहे हैं? तो यहां याद रखो 7 देश हैं। 7 देश में सबसे कौन सा ज्यादा है? तो देखो भाई, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री टच कर रही है ये आपका बांग्लादेश की है। किसकी? बांग्लादेश की। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की सबसे नंबर 1 पर है। और इसके लिए एक शॉर्टकट आता है आपका। अब शॉर्टकट का मतलब समझ लीजिए, देखो जैसे अब पहला हमारा बांग्लादेश आ रहा है, तो भाई एक शॉर्टकट है 55, याद रख लो 55। तो 55 का मतलब क्या? वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, नैसे नेपाल। और एक याद रख लो MBA, बचपन में MBA कर लिया, या बचपन MBA याद कर लो। म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। और ये क्रम एक तरीके से ऐसा है, सबसे ज्यादा बाउंड्री भारत पर टच करती है बांग्लादेश की, जो लगभग 4096.7 किलोमीटर है, सर्वाधिक लंबी है। दूसरे नंबर पर चीन पड़ता है 3488, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बीच में हमारी एक ही लाइन थी, रेड क्लिफ। क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो हमारे हिसाब से पाकिस्तान एक ही था, जिसको बाद में ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के नाम जाना गया, और बाद में दूसरा पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो जैसे भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन है, ऐसे ही बांग्लादेश और या पाकिस्तान अगर भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन पड़ती है। अब यहां एक शॉर्टकट छोटा सा याद रखोगे आप। क्या याद रखोगे? देखो पहले ये देख लो, नेपाल 1751 है, ये 5 गलत है, ये आपका 1751 की सीमा है। म्यांमार की 1643 की है, भूटान की 699, और अफगानिस्तान सबसे कम 106 है। अब यहाँ याद क्या करना है आपको?
जैसे आपने याद किया बचपन MBA, तो भाई एक संख्या याद कर लो 55 55 55, यानी कि 55 55 2 बार हो गया, और यहां लिख दो 441। तो यूटी और राज्य 5 बांग्लादेश को टच कर रहे हैं, यूटी और राज्य 5 ही चाइना को टच कर रहे हैं, और यूटी और राज्य 5 ही पाकिस्तान को टच कर रहे हैं, और यूटी और राज्य 5 ही नेपाल को टच कर रहे हैं, म्यांमार को 4 टच कर रहे हैं, और भूटान को 4 टच कर रहे हैं, और अफगानिस्तान को 1 टच कर रहा है। अफगानिस्तान की सीमा भी सबसे कम है 106 किलोमीटर, और उसको राज्य भी 1 टच कर रहा है। तो जो बचपन MBA है उसमें आप क्या याद रखेंगे, 55 55 441 नंबर। बहुत अच्छा शॉर्टकट है, तो आप कभी भी नहीं भूल पाने के क्या है कैसे। एक तरीके से बचपन MBA और 55 55 441 5 5 5 5 4 4 4, ये आपके याद रहेगा। तो बच्चों ये भारत का संक्षिप्त परिचय था, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो स्टैटिक जीके में आपके बहुत काम आएगा किसी भी एग्जाम के पर्पज से। इस वीडियो को पढ़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।